वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वाटर सप्लाई के बारे में एंड दिस प्रेजेंटेशन इज बिलोंग टू is based on SPPU curriculum Savitri Bai Phule Pune University. So in a building services one, so this is the unit one, water supply one. So actually I covered section only. Those are comes in under unit one. So after this presentation, I have another video. The name of water supply two. Okay, this is my small introduction profile. I'll skip this. Okay, so मैं इस presentation में जो basic हमारी outline है, तो I have bolded कि दो जो are comes under SPPU syllabus और बाकी जो है वो हमारी supportive theory है. सो आउटलाइन की बात करें तो एक वाटर की डेफिनेशन क्या है, जनरल साइकिल कैसे जनरेट होता है, देन व्हाट अबाउट आवर पॉलिसीज, जनरल हमारे वर्ल्ड में क्या उनको लेकर के स्कीम्स हैं, देन हमारा आईएस कोड क्या कहता है, देन हमारे सोर्सेस, देन उसके बाद हमारी थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रक्चर की सोर्सेस क्या है, उसके स्टेक स्ट्रक्चर क्या है, देन किस तरीके से हम फोरकास्टिंग करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर दैट सम पाइप एप्लुएंसेस, देन फिक्सेस एंड देन एंड विद एक्ट बुक्स ऑन कोड। सॉरी, तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो these two slides are basically जो अपकमिंग है हमारी, वो मेरी रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअली वाटर की जो डेफिनेशन है, व्हेन वी पुट इन द कीवर्ड इन द गूगल सर्च इंजन, तो जो बेसिक हमारे मेन सर्विस जो सर्च इंजन हैं वो क्या कहते हैं, लाइक ब्रिटानिका और विकिपीडिया, वो वाटर के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा सेकंड एसेंशियल थिंग होता है किसी लिविंग बीइंग के लिए आफ्टर एयर। सो वाटर जो बेसिकली होता है, इट्स अ टेस्टलेस ऑडियोलेस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, इट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन। अगर इसका हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो वाटर जो होता है वो बेसिकली हमारी तीन स्टेट्स फॉर्म में हमारा लाई करता है। अगर जब सॉलिड होता है तो हम उसको आइस की फॉर्म में बोलते हैं, जब लिक्विड होता है तो वी से इट्स अ वाटर, एंड जब वो गैसियस होता है तो इट्स अ वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में ये ह्यूमिडिटी के पार्टिकल्स में हमको मिलता है। ओके, एंड वाटर का जो केमिकल नेम है, इट्स H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, we know from our childhood। ओके, सो दीज आर द इमेजेस, किसी कॉमन स्टेट ऑफ जो मैटर है हमारी, उसमें जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्मेट में होता है। सो दिस विकिपीडिया क्या कहता है एंड ब्रिटानिका। सो आफ्टर दिस टू स्लाइड, सो जनरल की बात करें तो एक्सेस टू द वाटर, तो एक्सेस टू द वाटर मींस कि जो वाटर का एक्सेस है वो डेफिनेशन क्या है। जनरली हम आम आदमी में समझ होती है कि हम अपने घर में एक समरसीबल लगा रहे हैं तो हम पानी खींच रहे हैं तो वो हमारा पानी, तो हम वो दूसरे को नहीं दे सकते, ऐसा मतलब मींस ऐसा सोच है। और हमारी कई अगर हम देखें तो हम लोग को हिस्ट्री में पता चलता है कि हम लोग के में रूल था कि जो हमारा विलेज है वो हमारे लिए ये कुआं है या दूसरे विलेज का ये कुआं है, तो रिसोर्सेज पे दे हैव रिजर्व्ड, जबकि ऐसा ये गलत है। बिकॉज जो वाटर है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, इस पे सबका इक्वलिटी हक है। सो एक्सेस टू द वाटर की डेफिनेशन जो ये है, ह्यूमन राइट ये है कि एक ह्यूमन को बिना किसी सोशल भेदभाव के लिए के कारण एक सेफ, एक्सेप्टेबल, एक फिजिकली एक्सेसिबल उसको वाटर अफोर्ड होना चाहिए फॉर द उसके पर्सनल यूज और उसके डोमेस्टिक यूज। ये एक डेफिनेशन है भाई यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारी जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन हुई है वो सारी की सारी रिवर्स के किनारे हुई है। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो लोगों का प्लॉट जो है वो एयरपोर्ट और इन सब के नजदीक होता है, बट अगर हम ओल्ड सिविलाइजेशन की बात करें तो वो केवल नीड देखते थे, फूड और बेसिकली वाटर, और उस टाइम पे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का रोल भी प्ले करता था क्योंकि उस समय हमारे पास रोड नहीं थी। तो अगर हम देखें तो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था वो नील नदी के किनारे बसा था, इंडस वैली इंडस नदी के किनारे बसा था, मेसोपोटामियन यूफ्रेट एंड टिग्रिस नदी के किनारे बसा था, होंग येलो रिवर के किनारे एंड रोमन मेडिटेरियन सी के किनारे। तो अगर हम हिस्ट्री दिखा और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हमारे जितने भी बड़े सिटीज हैं वो हमेशा सारे के सारे रिवर्स के किनारे ही बेस्ड हैं। अगर हम गंगा प्लाटू में देखें तो अपर साइड पे बनारस, कानपुर, पटना एंड देन कलकत्ता। तो हिस्ट्री कहती है कि जितने भी हमारे सिविलाइजेशन बसे हैं वो सब हमारे वाटर के स्ट्रक्चर्स के साइड मतलब अलोंग विद बसे हैं। क्या प्रॉब्लम और क्या चैलेंजेस है हमारे वाटर्स के साथ, तो पहली चीज है वाटर अवेलेबिलिटी और उसकी क्वांटिटी। वाटर अगर हम खाली वाटर की बात करें तो हमारे अर्थ पे बहुत वाटर अवेलेबल है,
80% नियर अबाउट वाटर है। बट जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है, जो वाटर हम यूज करते हैं, वो कर सकते हैं, वो वाटर बहुत कम है। तो वाटर अवेलेबिलिटी इज आल्सो इशू। क्वांटिटी द सेम थिंग, देन क्वालिटी द सेम थिंग, कि हमारे पास पानी तो बहुत है द मोस्ट ऑफ देम, लेकिन सैलिनेशन है, तो दैट्स वाई हमें क्वालिटी। और देन दूसरी चीज कि हम जो वाटर हमको अवेलेबल है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो पॉल्यूटेड है या नॉन पॉल्यूटेड है। द थर्ड वन इज द पॉपुलेशन, दैट इज द मेजर इशू, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एवरी टाइम इट्स मतलब ग्रोथ हो ही रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। सो दैट इज द मेजर इशू। तो पॉपुलेशन इज आल्सो इट्स अ प्रॉब्लम एवं चैलेंजेस। देन हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं वो नंबर ग्रोथ बढ़ रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। देन द जब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, सो ड्यू टू दिस हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, सो उस पॉल्यूशन के थ्रू हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दीज आर आल्सो प्रॉब्लम। देन इसके बाद हमारा वाटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसको भी हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इशू, बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पे 3 से 4 5 महीने तक कुछ वाटर की स्कैरसिटी होती है, जब मानसून नहीं होता या फिर समर सीजन में। बिकॉज जब मानसून आ जाता है तब उस केस में हमारे पास वाटर होता है। तो वाटर का जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए इश्यूज है। इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। हम एवरी टाइम हम लोग कंक्रीट का पेमेंट करते जा रहे हैं, जिसके कारण रन ऑफ के इश्यूज होते हैं। तो एन नंबर ऑफ इश्यूज, बट दीज आर द मेजर वंस। वाटर साइकिल, तो बेसिकली वाटर साइकिल की बात करें तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कि इधर से हमारा वाटर जो है एक तरफ पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर के थ्रू, सन के थ्रू वाटर जो है वो नदियों से, हर जगह से पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल एयर में उड़ते हैं। देन वो फिर उन कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, देन एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण दे डू द रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो फिर से वापस अर्थ पे आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। तो ये जो साइकिल है हमारा जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सो वाटर का जो एटमॉस्फेयर के इस रोटेशन को ही हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। देन यूनाइटेड नेशन, सो यूनाइटेड नेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंट्री भी इसका मेंबर है। सो यूनाइटेड नेशन की एवरी मीटिंग में दे हैव सम डिसाइडेड कि हमको किन किन पैरामीटर्स पे वर्क करना होता है। तो बेसिकली उन्होंने 2016 में 2015-16 में they have decided some SDG sustainable development goal. So the 17 sustainable development goal, so उसमें जो बेसिकली 6 नंबर का है, so clean water and sanitation, so they have fixed some guideline कि हमको वाटर के ऊपर वर्क करना है। तो जो उसके मेंबर होते हैं देन उसी के अकॉर्डिंग दे विल वर्क ऑन दैट। सो आवर कंट्री इज आल्सो मेंबर। So this is the infographic slide of the every SDG goal. So उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट होती है दे हैव सम मेक एन एक्ट, दे आर सम पब्लिकेशन, दे हैव सम rules, they have some bills, they have some ट्रीटमेंट, दे हैव सम मेक स्कीम्स एंड एवरीथिंग। तो जो भी है मतलब उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करते हैं। तो हमारा जो नेशनल वाटर बिल है उसकी के अंडर में ही हमारी नदियों को साफ करना, लोगों तक साफ पानी पहुंचाना और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे नेशनल वाटर बिल के अकॉर्डिंग फिर उसमें दे हैव बीन मेंशन इट कि कैसे कैसे वो उस एसडीजी गोल को अचीव करेंगे। ओके, सो अब यहाँ से हम लोग थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म में बात करते हैं। बिकॉज वाटर इज इन लिक्विड फॉर्मेट, सो हम उसमें जो भी स्टडी फिजिक्स की पढ़ेंगे वो हाइड्रोलिक्स के बेसिस में पढ़ेंगे। तो हम लोग समझ सकते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जितने पास होते हैं, कितने पर्टिकुलर एरिया में, कितने वॉल्यूम में, कितने उसके मासेस होंगे, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। विस्कोसिटी, देखा विस्कोसिटी जो होता है बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पे हम पानी को डालते हैं तो वो कितनी तेज फ्लो करता है, और हम पानी में थोड़ी सी घुली हुई शक्कर यानी चाशनी को जब डालते हैं तो वो इट्स गो स्लोली। तो विस्कोसिटी जो बेसिकली होती है किसी दो मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग के रिलेशन को शो करती है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल आई विल टेल यू। So density and viscosity is based on the molecules in the liquid. Then pressure. So अगर हम प्रेशर की बात करें तो जब हम किसी चीज को उसको फ्लो करते हैं, लिक्विड में जब फ्लो होता है तो
जो उसके मॉलिक्यूल पे पीछे से आने वाले प्रेशर को डायरेक्शन में हम उसको प्रेशर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो प्रेशर्स होते हैं वो बेसिकली हम दो टाइप से मेजर करते हैं ना, वन इज द स्टैटिक एंड द डायनेमिक हेड। सो स्टैटिक हेड बेसिकली क्या होता है कि अगर पाइप में कोई एक लिक्विड बह रहा है विदाउट एनी मैकेनिकल फोर्सेस, तो जो हम किसी एक पॉइंट पे हम जो प्रेशर नापेंगे कि मॉलिक्यूल पे कितना पीछे से प्रेशर आ रहा है, so that pressure is called the static head। और अगर इन द सेकंड केस कि अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर एक पाइप हमारा डाउन साइड है और देन हम उसको अपर साइड पे वाटर को फ्लो कर रहे हैं थ्रू सम मैकेनिकल पंप या थ्रू सम मैकेनिकल एनर्जी, तो उस केसेस में जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम प्रेशर नापेंगे दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक हेड। ओके, सो देन अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईएस कोड 1172 के अकॉर्डिंग वाटर सप्लाई फॉर रेजिडेंस। सो यहाँ पे जो टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है कि हमको किस कम्युनिटी के लिए कितना पर कैपिटा पर लीटर पानी हमको रिक्वायर्ड होता है। सो अगर हम एक रेजिडेंस की बात करें तो जनरली जो हम लोग कंसीडर करते आ रहे हैं आर्किटेक्चर में कैलकुलेशन के लिए, तो इट्स 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हमको रिक्वायर्ड होता है। ये डाटा आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज उस टाइम पे हम लोग इन डेटा में जनरली हम लोग अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी कंसीडर करते थे, बट अभी इन अर्बन एरिया में हम लोग देखा जाए तो शायद ही किसी के घर एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर अगर कोई कोड रिवाइज होता है तो दिस वैल्यू आर चेंजेस, बट करंटली अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 1172, so residence is the 135 लीटर पर कैपिटा पर हेड पर डे फॉर हाउसेस, एक एलआईजी इनकम ग्रुप के लिए हमको या एक नॉर्मल इनकम ग्रुप के लिए हमको रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो ये दिस स्लाइड आई हैव मेंशन बिकॉज क्या होता है एज एन आर्किटेक्ट स्टूडेंट हमको ये डेटा नहीं पता होता है कि हमको किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई हैव जस्ट पेस्टेड इट बिकॉज हम लोग बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे आईएसबीटी एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन करते हैं जहाँ पे हमको नहीं पता होता है कि हम कितना हमको खाली फुटप्रिंट पता होता है, बट हमें ये नहीं डाटा पता होता है कि एक फुटप्रिंट के लिए हम कितना वाटर का हम लोग उसमें रिक्वायर्ड करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन जस्ट फ्यू स्लाइड कि किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कितने वाटर किस टाइप कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड होती है पर कैपिटा पर डे। सो इन दिस स्लाइड आई हैव टेक कवर ऑफ रेलवेज and airport and ISBT stations, and this I have specification of except residential, and this is the same but it is in the readable format. I have pasted from the MPTL. Okay, so and then this is the important thing, important slide. This is the drinking water specification। जब हम पानी की बात करते हैं और देन सेकंड थिंग इज हम पीने वाले पानी की बात करते हैं, तो जनरली अगर हम किसी भी चीज की बात करें तो हर एक चीज की तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती है। हम लोग को शुरू से साइंस में भी पढ़ा जा रहा है दैट टाइप्स ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो द सेम थिंग इट फंक्शन इन द इन एवरी मटेरियल। सो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की भी तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल, या भी से इट्स अ बैक्टीरियोलॉजिकल। क्योंकि वाटर जमीन के अंदर से भी हम लोग ग्राउंड सोर्सेज से लेते हैं, तो ऑब्वियसली कि देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स इन द ग्राउंड। सो हम लोग इसमें से रेडियो एक्टिव पैरामीटर की भी कंसिडरेशन करेंगे। तो अगर हम बात करें तो किसी भी हम पानी को ड्रिंकिंग वाटर को क्लैरिफाई करने से पहले हम जस्ट थिंक कि हाँ वो पानी जो है वो उन फिजिकल केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पे वो पास होना चाहिए। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो फिजिकल पैरामीटर की जब बात करते हैं तो इट्स जितने भी हमारे सेंसर्स के थ्रू हम जो प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं लाइक टेस्ट, उसमें ऑडियोनेस, लाइक टर्बिडिटी, कलर एंड पीएच वैल्यू वगैरह। सो जिनके जिनको थ्रू सेंसर थ्रू चेक कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द फिजिकल। एंड देन द केमिकल मींस लाइक उसके अंदर कितने टाइप के केमिकल घुले हुए हैं लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, फ्लोराइड, किस टाइप की क्लास है, द ऑल थिंग्स आर कम्स इन द केमिकल। आई हैव जस्ट शोन इट। और अगर आपको किसी और चीज का भी पर्टिकुलर डिटेल देखना है तो उसके इन फ्रंट ऑफ द आईएस कोड आई हैव मेंशन इट, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट आईएस कोड। These are the chemical, then at the radioactive substances parameter, and the drinking water specification IS code is the 10500. Okay, then this is the pesticide limited test method, bacteriological। अगर हम इंडिया की बात करें तो आई हैव जस्ट रिफर वन कोर्स, तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ देम जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं
उनमें जो है हम लोग मेजर ऑफ द वाटर जो है वो अर्बन को सप्लाई करते हैं, बट इंडिया में जो है वो मेजर ऑफ द वाटर हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए सप्लाई करते हैं। ये एक डिफरेंस है। और दूसरा अनदर थिंग कि अभी भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का ट्रेडिशन है वो बहुत ओल्ड है। तो अभी भी हम लोग कई जगह पे हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पेस्टिसाइड के ही कारण ही होता है। ओके, अब हम यहाँ से मेन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है? सो इस फिगर के थ्रू हम जस्ट डिस्कस करते हैं। आपको यही सिस्टम अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरी मिल सकता है। आई जस्ट टोल्ड टू एवरीथिंग कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर पार्ट हम देख रहे हैं that is called the watershed and catchment areas. Like watershed and catchment area से मतलब ये है कि हम पानी कहाँ से ले रहे हैं, खींच रहे हैं। तो या तो सरफेस पे पानी होगा या तो हम ग्राउंड वाटर से खींच रहे होंगे। सो जहाँ से हम जिस सोर्स से पानी ले रहे होते हैं वो सारी चीजें हमारी वाटरशेड या कैचमेंट एरियाज के अंडर में आती हैं। अब हम पानी लेंगे तो हमारा सबसे सेकंड प्रायोरिटी होगा कि हमको जितना पानी चाहिए होगा उसके लिए कलेक्ट करने के लिए एक हमको एक रिजर्वायर या एक टैंक या एक चीज रिक्वायर्ड होगी। तो वो चीज हम उस पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलेंगे कलेक्शन। तो सबसे पहले हमने फर्स्टली चीज किया कि वाटर कैचमेंट एरिया से हमने वाटर को सोर्सेस चेक किया, देन आफ्टर दैट वहां से पानी को कलेक्ट किया। आफ्टर द कलेक्शन प्रोसेस वी हैव डन द प्यूरिफिकेशन। आफ्टर देन द प्यूरिफिकेशन, सो हियर मेंशन इन द स्मॉल कि सर्विस रिजर्वायर होता है। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है आपकी बुक्स में कहीं पे कि वो लोग डायरेक्टली वाटरशेड के बाद प्यूरिफिकेशन के बाद कलेक्शन लिख देते हैं, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और कहीं पे क्या होता है, कलेक्शन जो सिस्टम है वो दो बार होता है कि एक बार बिफोर प्यूरिफिकेशन और एक बार आफ्टर प्यूरिफिकेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। सो कलेक्शन वर्क जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्लांट डिजाइन के कारण होता है कि अगर हमारे प्यूरिफिकेशन प्लांट इतना सुटेबल है कि हम डायरेक्टली उसको सप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, देन वी डू। Otherwise we have take a service reservoir. So after collection we do the purification process of the uh, water. Then after that the purification we just supply into our urban area. So this is the our water supply system. The same thing I have mentioned in the flow diagram. The same I have mentioned, I have just copied this from the various books, so that's why. And this is the figure diagram, so we can check it. This is the source, then after that they have to storage, then the treatment, then another storage, then pumping, and then they use a reservoir. Then after that they use the gravity, and then the main line, and then the branch line, and then for the stand post yani fire post. Okay. सो इन द फर्स्ट हेडिंग द फर्स्ट थिंग इज कि सोर्सेस क्या होते हैं। तो दो सोर्सेस जो होते हैं हमारे वो ग्राउंड्स पे, वो स्प्रिंग्स, वेल एंड फिल्ट्रेशन गैलरी। सो हम इसमें बेसिकली दो टाइप के स्प्रिंग्स पे बात करेंगे, एक ग्रेविटी स्प्रिंग या और दूसरा आर्टिशियन स्प्रिंग। सरफेस पे जो हमको मिलता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के ऑप्शंस में मिलता है। ओके, सो जब सोर्स की वाटर की, तो अगर हम यहाँ सोर्स पे बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, तीन इमेजेस। द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी स्प्रिंग। तो थ्रू दिस हम समझ सकते हैं कि ये हमारी लैंड लाइन है और दिस वन इज द अवर वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। तो जब इस तरीके का डिच या फिर जो हमारा पहाड़ है या जो भी हमारी हायर ये कर्व सरफेस है वो अगर खत्म हो जाए और उसमें उस सरफेस से उसके पोरस एरिया से जहाँ से भी पानी थ्रू द ग्रेविटी के कारण लीक करता है और देन जो स्प्रिंग्स बनता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी स्प्रिंग। यानी कि जो चीजें ग्रेविटी के कारण हमारी वाटर टेबल ऊपर आ जाने के कारण जो भी स्प्रिंग्स बनती हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी स्प्रिंग। अर्शियन स्प्रिंग क्या होता है? सो अर्शियन स्प्रिंग जो होता है जस्ट अपोजिट टू द ग्रेविटी स्प्रिंग। कैसे? जैसे लाइक दो हमारे पहाड़ हैं, तो जो पहाड़ की जो ऊपरी माउंटेन्स हैं तो उनके ऊपरी सरफेस को हम लोग रिज बोलते हैं और निचली सरफेस को वैली। तो एक ऐसा केस हो सकता है कि जब हमारे दो माउंटेन्स हैं उन दोनों माउंटेन के बीच की जब हम देखें तो जो वाटर टेबल है वो हमारी उस वैली से काफी ऊपर आ जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है, जो वैली का जो सेक्शन होता है तो वो जहाँ पे भी सरफेस हमारी वीक होती है तो उससे जस्ट अपोजिट वहां पे ही वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ऊपर होकर के वाटर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस टाइप के जो स्प्रिंग डेवलप्ड होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी होते हैं उनको हम लोग आर्टिशियन स्प्रिंग बोलते हैं। लाइक मैं ड्रॉ करके एग्जांपल आई विल जस्ट शो यू।
लाइक ये हमारे जो है दो माउंटेन है, एंड these two are ridge and this is the valley। तो क्या होगा सेकंड केस में कि ये हमारी लमसम लाइक एक वाटर टेबल है। सो वाटर टेबल ये है, हमारा पानी यहाँ पे बना, इसी कॉन्सेप्ट पे जनरली रिवर रिवर सब बेस्ड बहती हैं, फ्लो करती हैं। लेकिन जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कि इतना कर्वेचर नहीं होगा, लेकिन बिकॉज इट्स डिपेंड्स किस साइज ऑफ द रिवर और स्प्रिंग में मैटर करता है। तो लाइक अगर वाटर टेबल जो है हमारी वो इस लाइन से ऊपर आ जाती तो उस केस में दस क्या होगा कि इस अर्थ में हमारे बहुत प्रेशर होगा, इस वाटर जो है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इस सरफेस पे जहां पे भी कहीं भी वाटर को वीक पॉइंट मिलेगा तो वो उस सरफेस पे ही होल्ड करके देन वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ही जो है वो एक फाउंटेन की जैसा वो वाटर जो है बाहर की तरफ आएगा। तो इस टाइप के जो हमारे हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस टाइप के जितने भी स्प्रिंग्स होंगे हम उनको अर्शियन स्प्रिंग बोलेंगे। सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट। सो वी गो टू नेक्स्ट देन। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे पास सोर्सेस हैं, तो अब हमारे सोर्सेस को हम वहां से पानी लेंगे कैसे। तो जो लेने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग वाटर इनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में लाते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि जो वाटर इनटेक स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए क्या पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज होती है कि लोकेशन, कि जो वाटर इनटेक के लिए स्ट्रक्चर होते हैं उनका हम लोकेशन कहाँ पे स्टे करेंगे कि जिससे हम एक उस पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में हम वो पानी ले सके, और इवन नॉट वन डे, इट्स अ होल ईयर, और जब तक वो पीरियड डिजाइन पीरियड के टाइम के लिए वो बनाया गया है तब तक के लिए। सेकंड चीज, ऑब्वियसली जैसे रिवर है एज एग्जाम्पल, तो हम इनटेक स्ट्रक्चर को किनारे भी बना सकते हैं और बीचों बीच में भी। तो जब हम अगर किनारे बनाएंगे तो हो सकता है कि वाटर का जो किनारे पे जो वाटर की क्वालिटी होती है वो बहुत ही मतलब पॉल्यूटेड होती है, तो जनरली क्या होगा कि हमको हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे उससे असर पड़ेगा, और इवन वाटर का जो फ्लो है वो भी किनारे पे थोड़ा कम होता है। सो हम लोग को जो इंटेक स्ट्रक्चर होते हैं वो रिवर के बीचों बीच में होना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि द एवरी ईयर इट्स जो वाटर है वो उस जगह पे फिल रहता है, तो हम जो अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड एवरीथिंग, क्योंकि बिकॉज हम वो स्ट्रक्चर को वाटर के अंदर बना रहे हैं। फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोड से प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए, वो हमारी पूरी क्वांटिटी को फुलफिल करना चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी कि चार तरीके के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। हम लोगों ने बहुत बार रेलवे से ट्रैवल करते समय देखा होगा कि ब्रिज पैरेलली आता है, देन इन द सेंटर देयर इज द टावर, और फिर उसके बाद वो ब्रिज वहां पे खत्म हो जाता है। तो इस ये जो ब्रिजेस होते हैं जनरली नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अ फॉर वाटर इनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली दे सकते हैं इसको वेट इनटेक बोलते हैं, जब हम डायरेक्टली वाटर के लिए पाइप डाल करके एंड देन उससे पानी को जो है सप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को जिसमें पूरा पूरा वो है वो वाटर के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द वेट इनटेक। दिस वन इज कॉल्ड द एक्सपोज्ड इनटेक, दिस वन इज कॉल्ड द submerged intake, and this one is called the dry intake. Generally we use the dry intake. So these are the few diagrams for the every structure कि हम कैसे पानी कवर हटता है, तो देन कैसे हम पानी कवर करते हैं, कैसे वहां से पानी लेते हैं। अगर हम इस फिगर को एक्सप्लोर करते हैं, लाइक अगर हम इस वाले ब्लॉक को रिवर के जस्ट बीचों बीच में प्लेस करते हैं थ्रू द मैग्नाइज सिस्टम, अगर हम यहाँ से विंडो को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से पानी जो है वाटर इनलेट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द हेमिस्फेरिकल स्क्रीन। तो ये बेसिकली यूज होती है कि जैसे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं लाइक लाइक लीफ, ब्रांचेस, ट्रंक्स, तो वो यहाँ पे रुक जाए, सो इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए। So through this cone system, in this pipe, the water is collect to our reservoir. Okay, so the same principle is work in the all type of intake infrastructure. So intake infrastructure पे मैं अलग से PPT, मैं इन हर टॉपिक्स पे एक अलग से डिजाइन करेंगे, हर PPT को डिटेल में एक्सप्लेन पे करेंगे। अभी जस्ट इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, and this is the very tough, it's a population forecasting method. So I have mentioned these few methods, not few, so many. So basically ये जो factors हैं ये generally
इट्स नॉट अ फिक्स, हम ये कह नहीं सकते कि हाँ अगर हमने इस मेथड से किया तो कंपल्सरी की आबादी हमारी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ही फिक्स हो, इट्स वेरी, बट हाँ एक हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड एनेक्सिएशन। सो हम इनका डिटेल में बाद में वीडियो देखेंगे, एक जनरल गो थ्रू देख लेते हैं जस्ट कि अर्थमेटिक ज्योमेट्री, और हम केवल जनरली जो प्रेफर करते हैं वो तीन करते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड इंक्रीमेंटल मेथड। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड हाउ इट्स वर्क, आई विल जस्ट शो यू। अगर हमारे पास डेटा होता है तो वन वन डिकेड का होता है, तो 10 ईयर के पीरियड को हम लोग वन डिकेड कहते हैं, तो 1961, 71, 81, 91, 2001, सो दिस इज योर डेटा। तो ये जितनी भी पॉपुलेशन है वो ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास होगा। तो हम यहाँ पे इसको जस्ट कि इस वाली पॉपुलेशन से इसको सब्सट्रैक्ट करके कि कितना ग्रोथ हुआ वो हम यहाँ पे जस्ट एक टेबल में लिख लेते हैं। देन वी टेकन टोटल एंड देन वी टेक अ एवरेज डिवाइडेड बाय डिकेड्स। देन आफ्टर दैट हम लोग को जिस ईयर का भी डेटा निकालना है। अब यहाँ पे इन्होंने 2010 लिखा है लेकिन डिकेड होता है 1 ईयर का, तो यहाँ पे 2001 से 2010 में तो एक साल कम है, तो वी आर टेकन अ 0.9, देन वी पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, देन वी गॉट द पॉपुलेशन थ्रू द अर्थमेटिक मेथड। ओके, दिस इज द फॉर जियोमेट्रिक मेथड, हाउ वी कैन डू दिस। तो जो पॉपुलेशन फॉर्मूला है, सो सेम यहाँ तक हम मेथड सेम करेंगे, ये सब सेम है। देन आफ्टर दैट हम लोगों को ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो वी आर डूइंग जस्ट, हमने पिछले में सब्सट्रैक्शन किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू का इस वैल्यू से डिवाइडेशन कर देंगे, तो जो पॉइंट आएगा दैट इज दिस वैल्यू। सो आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम ये सारे मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई डिकेड, तो हमारे यहाँ 4 डिकेड थे इसलिए 1/4, देन दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू। Then after that we put in the formula. So latest population, after that 1 plus that the average mean, and then the power of decades. So again यहाँ पे 2010 है, तो यहाँ पे चूंकि 1 डिकेड होने में 1 ईयर कम है, so that is the values of 0.9. So after that we got a population this. तो अगर हम देखें तो it's a comparatively, तो इन दो में so data are same but population are vary in the arithmetic method and geometric. In the geometric, population comes more in the comparison of arithmetic method, and this is the incremental method. So in the incremental method, we take another column of incrementation, कि जो इंक्रीमेंट हुआ, जो इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज में भी कितना इंक्रीमेंट हुआ उसका एक हम डेटा यहाँ पे टेबलर फॉर्मेट में लेते हैं, लाइक वी सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस, so we got this. After that we put in the formula. So firstly we take our latest population, then after that it's a decade value, and then it's a population of increase this value, then after that another is a decade, then is the formula is the 1 plus or decade divided by 2 into the average of this increment, then we got the final value of this. So if we just check it, so the data are same, but the population forecasting are different in all three method. So the if we check it, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो ज्योमेट्रिक मेथड में आई है 1,39,000 एंड 1 लाख के नियर अबाउट इंक्रीमेंटल में, एंड देन सबसे जो लोवेस्ट आई है वो हमारी अर्थमेटिक मेथड में। सो थ्रू दिस वी कैन डिसाइड कि हाँ हमको कितनी पॉपुलेशन के लिए डिसाइड करना है कि कितना पानी वाटर का रिक्वायर्ड होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पर कैपिटा डिमांड। तो जब हम किसी डिजाइन की बात करते हैं, तो सिटी, जब हम एक रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं देन इट्स अ रिक्वायरमेंट इज द 135 लीटर पर डे, बट जो सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, हर सिटी की वैरी करती है। तो सिटी की डिमांड के लिए दिस इज द फॉर्मूला, पर कैपिटा डिमांड Q इक्वल टू Q बाई P इंटू 365 लीटर पर डे। So P is the population of town basically, and Q is the total quantity,
एंड दीज आर द फ्यू कैलकुलेशन। उसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि जो पर कैपिटा पर डे डिमांड है वो 270 लीटर पर डे होनी चाहिए। तो अगर हमें किसी सिटी की आबादी का पता है, पॉपुलेशन का पता है, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टू दिस फॉर गॉट द वैल्यू ऑफ अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, देन आफ्टर दैट फायर डिमांड कैलकुलेशन। एज वी नो कि जब शहर होता है तो देयर इज द अनदर इशू इज रिलेवेंट विद फायर। तो उस केसेस में क्या है, सबसे ज़्यादा फायर लगता है, सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है। तो उस केस के लिए हम लोग जो है जनरली देयर इज द एडिंग अ फायर, एडिंग एडिशनल वाटर फॉर द फायर डिमांड। तो अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से ज़्यादा होती है, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ 100 अंडर रूट पी, एंड देन द पॉपुलेशन इज यूज फॉर इन द 1000 फॉर्मेट। लाइक अगर हमारा 1 लाख है तो हमारा हम जो पी की वैल्यू लिखेंगे इट्स अ 100। then this is the Kulching formula and this is used for the uh, uh, this is used for the population for those city जहाँ पे हमारा 50,000 से एक कम हो। तो then the formula is the 3182 under root p, and this is the sample example, and then this is the design period। द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या टेलीकम्युनिकेशन का हो या फिर कोई भी हो, तो हम जो डिज़ाइन करते हैं वो नॉट फॉर कि हम बस आज की रिक्वायरमेंट को देख कर डिज़ाइन करते हैं। वी जस्ट थिंकिंग अबाउट द अराउंड 22 टू 30 ईयर्स का वो फोरकास्टिंग लेकर के चलते हैं किसी भी, जब हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डिज़ाइन पीरियड इज बेसिकली इट्स अ टाइम रिलेवेंट विद टाइम कि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कितने साल की सर्विंग के लिए उसको डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वो वहां तक के लिए वो एफिशिएंट हो सके। ओके, देन आफ्टर दैट कि हम पानी लेके आ गए, देन कितना पानी लाना है वो कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है कि स्टोरेज सिस्टम, रिजर्वायर क्या होना चाहिए। तो रिजर्वायर की जो है वो बेसिक फंक्शन क्या होने चाहिए कि रिजर्वायर प्रॉपर जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। देन जो कभी भी हमारी जो फ्लक्चुएशंस होती है डिमांड में उनको भी फुलफिल कर सके। कभी इमरजेंसी फायर को लेकर के डिमांड हो तो उनको भी ऐसा ना हो कि हमारा स्टोरेज ही छोटा हो और प्रॉपर कैलकुलेटेड ना हो, या फिर किसी की वजह से ट्रीटमेंट शट डाउन हो जाए किसी भी फेल्योर की वजह से। तो जो स्टोरेज के जो मेन रूल्स हैं कि वो प्रॉपरली बिना किसी उसके हमको प्रॉपरली ये सप्लाई वाटर की कर सके। इवन द अदर थिंग कि प्रेशर जो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो भी वो मेंटेन कर सके। तो अगर ये इमेज की बात करें तो दिस इज आवर लार्जेस्ट ओवरहेड रिजर्वायर इन द वर्ल्ड एंड इट इज सिचुएटेड इन कैलकाटा। तो अगर हम रिजर्वायर की बात करें तो दो टाइप के रिजर्वायर होते हैं, एक सरफेस रिजर्वायर एंड एक एलिवेटेड रिजर्वायर, जिनको हम लोग OHT भी बोलते हैं, ओवरहेड टैंक। ओके, एंड दीज आर बेसिकली इन सर्कुलर एंड rectangular square format, we say it's square based। अब अगर हम बात करें कि टोटल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए कितना हमको टैंक का साइज होना चाहिए, तो उसके लिए हम बेसिकली जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम बैलेंसिंग स्टोरेज वाटर, लाइक कितना पानी हमको चाहिए ऑपरेटिंग करने के लिए वो, देन ब्रेक डाउन स्टोरेज, then I will just tell you the detail. Reserve during breakdown time water we require. Then after that the fire demand water. So the sum of that value it's matched to the our reservoir capacity. Okay, and this slide is represent to the material we use in a for storage tank, yes, storage system. So this is made by RCC, reinforced cement concrete. This is for GIC like galvanized iron। हम लोगों ने इसको ऑयल स्टोरेज के लिए बहुत बार देखा होगा स्टोरेज में बाहर इंडस्ट्रीज में। दिस इज द SMC पैनल, ये आपको बहुत सारे रेलवेज में के ओवरहेड टैंक्स में आपको मिल जाएगा देखने को। एंड दिस इज यूज इन अ रेजिडेंशियल और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल लाइक HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीमर एक्सट्रूजन। सो बेसिकली द PVC बेस्ड, and this is made for ferro cement base। okay, then other thing is कि water अगर gravity को follow कर रहा है तो okay, but फिर भी हमको एक मैकेनिकल सिस्टम की रिक्वायर्ड होती है, that is called the pumping station।
बिकॉज क्या होता है, वाटर का लेवल कभी भी सेम नहीं होता, वो इट्स अप एंड डाउन। तो उस केसेस में हम लोगों को पानी को खींचने के लिए रिक्वायर्ड करके उसको दूसरी जगह तक फ्लो करने के लिए हमको एक मैकेनिकल सिस्टम की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द पंपिंग स्टेशन। उस पंपिंग स्टेशन में बेसिकली वी रिक्वायर्ड अ पंप। तो बेसिकली पंपिंग स्टेशन की व्हाट इज रिक्वायर्ड कि कहाँ पे होना चाहिए, उसकी सुटेबल लोकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए, कितना पास होना चाहिए, कितना रिमोट एरिया में होना चाहिए, दैट इज द फ्यू रिक्वायरमेंट टू द रिलेवेंट विद पंपिंग स्टेशन। ओके, सो दीज आर द टिपिकल डायग्राम। अगर हम यहाँ देखें दिल्ली की जो पाइपलाइन है वहाँ पे कितनी दूर से 2420 एमएस वाटर सप्लाई पाइपलाइन इन दिल्ली। तो बेसिकली दिस टेबल इज रिप्रेजेंट कि पानी कितना ट्रैवल करता है। अगर हम दिल्ली की में रहते हैं तो हमारे लिए जो पानी है वो टेहरी डैम से आता है और डिस्टेंस नियर अबाउट 320 किलोमीटर। अगर हम भोपाल रहते हैं तो जो वाटर है वो हमारा नर्मदा नदी से आता है नियर अबाउट 70 किलोमीटर। इट्स वेरी फार। So this table is based from the NPTEL resources. ओके, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पंप की। लेकिन पंप से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पंप का सिलेक्शन करने से पहले वो पंप हमारी किन किन क्वालिटी पे खरा उतरना चाहिए या फुलफिल करना चाहिए उन पैरामीटर को। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम बिफोर ये तीन चीज कैलकुलेशन के पहले अगर हमने पंप लिया और वो इस पे फुलफिल नहीं हुए तो वो क्या होगा, हमारी पूरी सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। तो वो जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं एनुअल एवरेज डेली कंजम्पशन कि लाइक हमारा एवरेज कंजम्पशन डेली का पानी का कितना है एवरेज, एंड देन फिर मैक्सिमम कितना है किसी समय में। और देन थर्ड पॉइंट इज कि एनुअली जो है हमारा पीक आवर कि किसी कोई फेस्टिवल हुआ या उस टाइम पे या किस लाइक मॉर्निंग टाइम में हमको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो पीक टाइम में हमारा कितना रिक्वायरमेंट है। तो उस बेसिस पे हम पंप को और इंस्टॉल करते हैं। अब वो पंप का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल, एयरलिफ्ट एंड इम्पल्स पंप। तो हम लोग जनरली जो पढ़ेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिस्प्लेसमेंट पंप ये हम सब लोग जानते हैं, जैसे इन अ प्रैक्टिकल इन अ सोशल लैंग्वेज वी से हैंड पंप बिकॉज इट्स ऑपरेटेड बाय द मैनुअली। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से पिस्टन और ये वॉल्व इस तरीके से यूज होता था। तो जब ये वॉल्व जो है ये नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जाता था तो ये नीचे से बेसिकली जो एयर होती थी उसको खींचता था। तो जब इस एयर जब इस ट्यूब में एयर शक करते खत्म हो जाती थी तो जो वाटर टेबल है वो ऊपर चढ़ने लगता था और वो हमको फिर इस हैंड पंप के थ्रू यहाँ से रिसीव होता था। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट से चालू होता था ये बेसिकली एक तरीके से हम जो इंजेक्शन होता है अगर हम इंजेक्शन नीडल हटा दें और देन जस्ट उसको अपोजिट करके उसमें एक लिक्विड हल्का सा यूज करके और देन उसको पीछे की तरफ खींचें तो लिक्विड जो होगा वो पीछे की तरफ अपने आप ऊपर चढ़ेगा। तो एकदम सेम फंक्शन फॉर्मूला है इसका डिस्प्लेस रेसिप्रोकेटिंग पंप का, हैंड पंप का। इट्स वर्क ऑन जस्ट सिंपल कि हाँ एयर प्रेशर के थ्रू हम कैसे उसको खींच सकते हैं एयर को शक करके उल्टा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दिस इज द गियर पंप, दिस इज द सेम। जब ये दोनों रोटेटिंग व्हील घूमेंगे तो ये जो इस ट्यूब का जितना भी इनलेट ट्यूब में से जो भी एयर होगा उसको इस तरफ से सब करके आउटलेट की तरफ आगे फेंकेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि द एयर जो है वो कैविटी हो जाएगा और जो वाटर है वो जस्ट उसका रिप्लेसमेंट ले लेगा। तो इस कारण जो भी वाटर होगा वो इसके थ्रू वो जो है वो इनलेट से आउटलेट की तरफ आगे की तरफ जाएगा। तो जो इस टाइप का इससे हम बहुत तेज वाटर को वेलोसिटी दे सकते हैं। तो जिस टाइप के पंप को हम लोग रोटरी पंप बोलते हैं। दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कूलर वाली जो हमारी मोटर्स होती है जनरली जो इवापोरेटर कूलर्स होते हैं उनकी जो मोटर्स होती है उसमें क्या होता है जनरली कि वो एक तरफ से इस फैन के ब्लेड के थ्रू वो वाटर को खींचते हैं एंड देन वो उसके जस्ट 90 डिग्री अपोजिट की तरफ वो आउटलेट की तरफ पानी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकल या डायरेक्शन में। तो इस टाइप के जो पंप होते हैं जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। और दिस इज द सेम सिमिलर टेक्नोलॉजी हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी पढ़ते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फैंस में भी पढ़ते हैं। दिस इज द एयरलिफ्ट पंप, दिस इज द इम्पल्स पंप। इम्पल्स पंप बेसिकली उस जगह पे यूज होता है जब हमारा एक तरफ डाया कम हो और दूसरी तरफ डाया ज्यादा हो तो हम एक तरीके से वाटर हैमर टेक्निक यूज करते हैं काफी पानी को पीछे से धक्का देने की। तो दैट इज कॉल्ड वी आर यूजिंग इन द इम्पल्स पंप। ऑब्वियसली वी रिक्वायर्ड पाइप। तो पाइप का मटेरियल क्या होना चाहिए,
तो बेसिकली इतने मटेरियल्स के हमारा पाइप का ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन जितने भी ब्लू कलर्स के यूज हैं उन्हीं के ही पाइप को हम लोग यूज करते हैं फॉर वाटर सप्लाई के लिए। ओके, हमने जो पढ़ा अभी तक, सोर्सेस ऑफ वाटर, देन कलेक्शन, देन पंपिंग स्टेशन, देन पंप्स, देन आफ्टर दैट पंप, अब हमको पता होना चाहिए कि जो पानी हमको मिला उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो जस्ट आई विल टेल यू इन अ ब्रीफ, स्मॉल ब्रीफ। तो जो जब भी पानी हम कलेक्ट करते हैं उसको हम सबसे पहले एक एरिएटेड टैंक के थ्रू ले जाते हैं। तो इस एरिएटेड टैंक में जनरली होता क्या है कि वाटर के इस तरीके से एक मूवमेंट करवाते हैं जिसमें नीचे से इधर हम एयर बबल्स छोड़ते हैं, गैस, ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो हम लोग जो फिश टैंक होता है उसमें जो पंप डालते हैं वो भी एक तरीके से एरिएटर होता है। वो बेसिकली क्या करता है, वो ऑक्सीजन गैस को ही हमारे उस वाटर में घोलने का काम करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एरिएशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन, तो हम ये जिस टैंक का ये देख रहे हैं डिजाइन, सेम टैंक होता है सेडिमेंटेशन में। तो वाटर को हम एक तरफ से इसमें से इनलेट करते हैं। इनलेट करने के बाद जो है एक इसमें थोड़ा सा पानी को स्टे करने देते हैं लगभग 2 से 3 आवर तक। देन आफ्टर दैट इसमें धीरे धीरे एक ब्लेड के थ्रू मूवमेंट करते हैं, और उस मूवमेंट के बाद पानी को बहुत धीरे मूवमेंट करते हैं, देन पानी को स्टे करने देते हैं 3 घंटे तक, 2 to 3 आवर। तो होता क्या है कि जितनी भी हैवी इंप्योरिटीज होती हैं वो ग्रेविटी के कारण इस सरफेस जो हमारी स्लांटेड सरफेस है इसमें कलेक्ट हो जाती हैं। तो वो जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं उनको हम स्लज वाले पोर्शन से बाहर निकाल करके देन फिर वापस हम उनको एरिएशन प्रोसेस में हम ले जाते हैं, या फिर उनको अदर प्रोसेस में फिर ले जाते हैं। सो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे होता है सेडिमेंटेशन, बेसिकली यूज फॉर हायर मतलब हाई वेटेड इम्प्योरिटीज के लिए। देन थर्ड वन इज कॉल्ड द कॉगुलेशन। तो बेसिकली कॉगुलेशन क्या होता है, तो हमारी जो एक इम्प्योरिटी जो हैवी पार्टिकल थे वो तो हम ग्रेविटी के थ्रू बैठा सकते हैं, बट देयर इज द कि जो इम्प्योरिटीज हल्की हैं जो वाटर के साथ अभी भी उसकी सर्फेसिस में, देन कैन हाउ वी कैन प्यूरिफाई। तो उस केसेस के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम सब कुछ कॉगुलेंट ऐड करते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट। तो उन एलिमेंट के थ्रू क्या होता है कि वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर मेक अ रिएक्शन, और उस रिएक्शन के बाद जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर द मेक हैवियर। तो जब हैवियर हो जाते हैं तो वो फिर से उस लोअर सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, और उस लोअर सरफेस को हम लोग फिर से क्लीन कर देते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द कोगुलेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग थ्रू द फ्लोकुलेशन भी करते हैं और थ्रू द हम अपने वाटर इलेक्ट्रिकल चार्ज सप्लाई करके भी करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो भी वाटर आता है उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, एक होता है ग्रेविटी फिल्टर, एक होता है प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि हम एक बॉक्स, एक सिलेंडर जैसा होता है जिसके अंदर हम वाटर फ्लो करके एक प्रेशर के थ्रू जल्दी उसको फिल्टर करते हैं। सो बेसिकली ये जब हाँ वाटर डिमांड के ऊपर बेस्ड है तो हम लोग यूज करते हैं। फिल्टर की बात करें तो हमारा एक फिक्स्ड होता है कि हमारे इतने इतने सेंटीमीटर के उतने उतने बेड होते हैं, पेबल्स के, सैंड के, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अब हम ग्रेविटी की बात करें तो उसमें 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड। सीधे इनफिल्ट्रेशन का मतलब खाली एक चीज से है कि हमको किस रिक्वायरमेंट है वाटर का, फिल्ट्रेशन का रेट क्या है हमको। अगर हमको पानी जल्दी चाहिए तो देन वी आर यूजिंग रैपिड सैंड फिल्टर। अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट हमको हमारे पास उतने नंबर्स ऑफ फिल्टर्स हैं अवेलेबल, so then we are using the slow sand filter. These are the typical design of the filters, rapid and slow. Then this is the design of pressure filter. Then after that वो जो पानी हमको रिसीव हुआ, अब हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल लेवल देयर आर सम लिटिल बिट इम्प्योरिटीज इन दैट वाटर। तो उस केसेस के लिए हमारे पास ये अदर ट्रीटमेंट होते हैं कि हमने क्लोरीन ऐड कर दिया या ओजोन का या बॉयल करा देन छान लिया। सो दीज आर द अनदर अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट। हम लोग के जो आरओज होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे उनमें ये सब ट्रीटमेंट होते हैं बेसिकली। देन द इम्पॉर्टेंट इज द हार्डनेस रिपोर्ट, कि कहीं कहीं पे जब ग्राउंड वाटर से जब हम पानी लेते हैं तो उनमें जो है वो कैल्शियम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, जिनके कारण हमको स्किन रिलेवेंट काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए हम लोग इंडस्ट्री और अपने रेजिडेंशियल के लिए हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द वाटर शॉर्पनर। तो वो जो है वो हमारे पानी को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए वर्क आता है।
वो बेसिकली हमारे कैल्शियम को और रिमूव करने, कैल्शियम और मैग्नीशियम को और इम्प्रूव करने के लिए काम। देन आफ्टर दैट वी जस्ट कि हमको वो पानी मिल गया, देन उसको पानी को हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब हम उस पानी को अर्बन एरिया में सप्लाई करना है। तो अर्बन एरिया में सप्लाई करने के लिए देयर आर फ्यू मेथड। तो इसमें से जो फर्स्ट है वो हमारा है डेड एंड मेथड। डेड एंड मेथड बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो मेन पाइपलाइन होता है उसी से ही हम लोग सब ब्रांचेस कट कट करके वी मेक अ कनेक्शन। अब इसमें मेन इश्यूज क्या होता है कि इसमें हमारा प्रेशर का लॉस होता है और जो जो वाटर यहाँ रुक गया वो बैक होकर के नहीं आ सकता। तो वाटर वो हमेशा यहीं पे ट्रैप हो जाता है जब तक कोई इसमें सब ब्रांच अगेन वहां पे ब्रांचेस कट ना हो। तो this is the for dead end system, or we say is a tree branch system. This one is the grid iron system. In this type of system the main branch is passes through the center, then the फिर after that इसके बाद हम लोग उसको इस तरीके से पैरीमीटर में इस तरफ से ऐड जोड़ देते हैं जो हमारी सब ब्रांचेस हैं, सब मेन्स हैं इन बोथ डायरेक्शन, and these are the lateral branches। तो इस तरीके से हम एक ग्रिड रेडी करते हैं। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें डेड एंड और इसमें, तो इसमें जो हमारा देखें तो नंबर ऑफ पाइप्स इसमें कम लगेंगे, ग्रिड आयरन में ज़्यादा लगेंगे, डेड एंड में कम लगेंगे। बट इसमें जो वाटर क्वालिटी है वो इसमें मेंटेन हो रही है क्योंकि जो वाटर है यहाँ पे कहीं रुक नहीं रहा, तो जो वाटर यहाँ पे है वो आगे जा करके वो ब्रांच में मर्ज हो जा रहा है। सो दैट इज द कंपैरेटिवली बेटर वन फ्रॉम डेड एंड। इसमें जो प्रेशर है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। देन अनदर सिस्टम इज कॉल्ड अ सर्कुलर और ग्रिड सिस्टम। इन सर्कुलर क्या होता है कि हमारी जो मेन पाइपलाइन आती है वो सेंटर से ना कंटिन्यू होकर के एक आउटर पेरिफेरी सर्कल जैसा उसमें प्रेशर फ्लो होता है और देन इट पास थ्रू द अनदर मींस अनदर सब ब्रांचेस। और जो हमारी सब ब्रांचेस होती हैं वो लिवरल ब्रांचेस के, मिडन ब्रांचेस के थ्रू इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसमें जो प्रेशर है वो मेन वाटर का वो टुवर्ड्स आउटवर्ड टू इनवर्ड्स होता है। फिर नेक्स्ट वन इज द रेडियल सिस्टम। तो हम रेडियल सिस्टम की बात करें, जो हमारे वाटर के मेन पाइपलाइंस होते हैं उनके थ्रू हम जो रिजर्वायर्स होते हैं हम उनमें पानी सप्लाई करते हैं। देन आफ्टर दैट रिजर्वायर के थ्रू, इंडिविजुअल कनेक्शन के थ्रू हम रेडियल सिस्टम के थ्रू हम जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर जब हम इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रेडियल सिस्टम। ओके, this figure is relevant to the connection through connection to individual home from municipality, म्यूनिसिपल पाइपलाइन या फिर म्यूनिसिपल वाटर पाइपलाइन। तो अगर इन सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा म्यूनिसिपल का वाटर पाइपलाइन है। यहाँ पे हमारा फेरुल कनेक्शन होता है जो कि सेक्शन में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ वाइप जॉइंट, यानी कि एक पाइप होता है कनेक्शन जो कि इधर और उधर दोनों तरफ से कनेक्टेड होता है, इट्स अ वाइप जॉइंट। देन आफ्टर दैट दिस इज द गूजनक, and then for another this is a service pipe. Then we are using a stop cock when is there any failure condition, is there any fault, then we just stop this cock. So through this we cut the connection from this portion. Then after that the water meter ki how much how much amount of we are using in our domestic purpose. Then after that there is the outlet connection to for our fittings. So this is the detail. अब जो ये पाइप में हमारे फ्लो होता है वाटर, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको देयर आर सम एप्यूटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ वाल्व्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द गेट एंड स्लूइस वाल्व। तो ये हम लोगों ने देखा होगा जनरली जो गेट एंड स्लूइस वाल्व का मीनिंग की ये जो हमारा हैंड व्हील्स होता है इसको हम लोग एक डायरेक्शन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो जब ये ओपन होगा तो देन वाटर इज फ्लो, देन क्लोज, देन वाटर इज जस्ट स्टॉप्ड। द सेम थिंग इज फॉलोड बाय द ग्लोब वॉल्व, बस द फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है एंड इज कंट्रोल बाय द वॉशर। दिस इज द एयर वॉल्व। सो एयर वॉल्व बेसिकली क्या होता है, जब वाटर एक पाइपलाइन में फ्लो करता है देयर आर सम एयर बबल्स इन दैट पाइपलाइन। तो उस केस में क्या होता है, जो वाटर के जो बबल्स होते हैं तो जब फ्लो होते हैं तो वो इस कैबिनेट में कलेक्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ दिस कैबिनेट तो देयर इज द बॉल। तो वो इस बॉल को जस्ट एयर प्रेशर के थ्रू, बिकॉज एयर जो मूवमेंट है वो अपवर्ड साइड करती है, तो वो
बॉल इस चैम्बर में आकर के देन रिलीज इन द एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर एयर जो बबल्स हमारे वाटर में उसमें होंगे पाइपलाइन में, तो वो हमारे वाटर प्रेशर और वेलोसिटी को इफेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एयर वॉल एट सर्टेन डिस्टेंस। देन दिस वन इज द रिलीफ वॉल। इस टाइप के वॉल बेसिकली हम लोग ज्वाइंट या फिर एंगल पे वाटर को मोड़ने की जगह पे बेसिकली कनेक्शन एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के लिए हम लोग रिलीफ वॉल्स को यूज करते हैं। रिफ्लेक्स वॉल, तो अगर हम रिफ्लेक्स वॉल को बेसिकली डिजाइन देखें तो रिफ्लेक्स वॉल जो होता है वो इज अ नॉन रिटर्निंग वॉल। तो वाटर का जो फ्लो है वो इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ होता है, बट इन द केस ऑफ बैक वाटर कुछ किसी रीजन से अगर वो बैक वाटर हुआ तो उस केसेस में जो ये वाटर है वो दोबारा जाकर के बैक वाटर सप्लाई में मर्ज नहीं होगा, ये वॉल्व ऑटोमेटिकली इट्स क्लोज्ड। So we are using this water for preventing backwater condition. This one is the fire hydrant, जो हमारी मेन म्यूनिसिपल सप्लाई लाइन होती है उसको इस हम फायर हाइड्रेंट से जोड़ते हैं। तो इन केस ऑफ फायर वी कैन यूज म्यूनिसिपल वाटर डायरेक्ट टू that portion. This one is the whipcock. When we use this butterfly type of handle rotating counterclockwise and counterclockwise, so then it's a closed and open. दिस वन इज द स्टॉप कॉक। ये हम अपने कनेक्शंस में बेसिकली हर जगह यूज करते हैं जब हम हमको कनेक्शन को परमानेंटली क्लोज करना हो या मेंटेनेंस के लिए करना हो, देन वी आर यूजिंग द स्टॉप कॉक। दिस वन इज द फ्लोट एंड वॉल्व वॉल्व। ये बेसिकली हमारे वाटर सेविंग के लिए होता है। ये मेनली हमारा ओवरहेड टैंक्स एंड फ्लशिंग सिस्टम में होता है। तो बेसिकली जब वाटर उस लेवल पर पर्टिकुलर लिमिट तक वो फुल हो जाता है, देन ऑन दैट केस जो वॉल्व है वो ऑटोमेटिकली आउटलेट वॉल्व वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है थ्रू दिस बॉल action. This one is the ferrule valve we are using in the for connection to the water main to municipal water main to our individual house. So basically, then after that there is the meter. So अगर हम meters की बात करें तो जनरली मीटर जो है वो दो चीजें पैरामीटर स्टडी करता है। द फर्स्ट थिंग इज द प्रेशर एंड द सेकंड वन इज द अमाउंट। तो बेसिकली 4 टाइप के जो मीटर है वो हमारे इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। दैट इज द वन इज द लो, देन इन्फ्रेंशियल एंड वेलोसिटी मीटर, देन द पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर, देन द वेंचुरी मीटर। so through the venturi meter we are measuring the pressure from the head uh, pressure on the basically static head pressure and dynamic head pressure. And when we talk about positive and displacement meter, so there is the two types of चैम्बर। तो बेसिकली इसमें से हम मेजर करते हैं कि वो अगर जो फ्लड या जो भी लिक्विड है वो चैम्बर में कितनी देर पे आया और रुका एंड देन वो आउटलेट में गया। तो इस टाइप के स्टडी के लिए हम लोग जितने भी मीटर यूज करते हैं, इस टाइप के मीटर को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट मीटर। ओके, सो here is my presentation ends theoretical. So these act books and code I have referred for this presentation, and basically I have majorly referred is the water supply engineering course by Dr. Manoj Tiwari sir. So these are few books code I refer for this presentation, and these are the another list of IS code. If you want more detail for relevant any type of detail I have mentioned it, so you can refer through these IS codes. Okay, thank you so much. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.